अब तक इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है कल की 2898 एडी जिसका बजट 600 करोड़ बताया जाता है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है दंगल, जो इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन डॉलर्स पार किए हैं। लेकिन जिन 6 फिल्मों के बारे में हम जानने वाले हैं वो इन दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है, क्योंकि इंडियन सिनेमा की टॉप 6 आने वाली ऐसी फिल्मों की हम बात करेंगे जो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा को चेंज करने वाली है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, वो तो सभी को चाहिए, लेकिन एक कंप्लेंट जो इंडियन सिनेमा से हमेशा रही है कि हम हॉलीवुड के लेवल की फिल्में नहीं बना पाते, लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या फिर इंसेप्शन, तो वो कंप्लेंट शायद ये फिल्में सॉल्व कर पाएंगी। और हाँ, आने वाले समय में बहुत सारी बिग बजट फिल्में आ रही है। मैंने सबको इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है क्योंकि ये लिस्ट बड़े नहीं बल्कि स्पेशल फिल्मों की है, और स्पेशल से मेरा मतलब ये है कि ये फिल्में इसमें कास्ट होने वाले बड़े सुपरस्टार की नहीं है, बल्कि इसे डायरेक्ट कर रहे डायरेक्टर्स की है। तो सबसे पहले उस फिल्म की बात करते हैं जिसके बारे में सभी को पता है। ट्रिपल आर के बाद राजा मौली ने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट तेलुगु स्टार महेश बाबू के साथ अनाउंस कर दिया। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर ये ना सिर्फ इंडियन सिनेमा की बल्कि डायरेक्टर राजा मौली और महेश बाबू के करियर की भी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि राजा मौली मार्केट को समझते हुए इसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। इसका बजट फिलहाल 900 से 1000 करोड़ बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग भी वैसे ही होगी। टॉपिक की बात करूँ तो इस बार राजा मौली अपने हीरो को हनुमान जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर में दिखाने वाले हैं, जो ग्लोबल जंगल एडवेंचर पर होगा। बाहुबली की तरह इसके भी 2 पार्ट आएंगे, लेकिन इस बार मार्केट थोड़ा बड़ा होगा या फिर सबसे बड़ा। सभी चीजों को बेस्ट बनाने के लिए दुनिया भर से कई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, और रूमर्स ये भी है कि लीड हीरोइन के तौर पे प्रियंका की घर वापसी होने वाली है। मतलब कि इस बार डायरेक्टर फुल ऑन मूड में है और वो अपनी ही फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ के ही मानेंगे। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 में स्टार्ट हो सकती है, और अगर सब सही रहा तो 2027 में हमें इसका पहला पार्ट देखने को मिलेगा और 2029 में दूसरा। साला बहुत लंबा टाइम है, तब तक तो अपन बाल बच्चों वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनिमल पार्क। अब तक इंडियन सिनेमा में जितने भी पोस्ट क्रेडिट सीन हुए हैं, ये वाला टॉप में आएगा, जिसकी इतनी ज्यादा हाइप है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना वायलेंस ड्रामा दिखाने के बाद लास्ट में सीक्वल के लिए संदीप रेड्डी वांगा रणवीर कपूर के खिलाफ रणवीर कपूर को ही खड़ा कर देंगे। एनिमल से पहले एक इंटरव्यू में वांगा ने बोला था कि वो वायलेंस क्या होता है सबको एनिमल में दिखाएंगे, और उन्होंने दिखाया भी। और अब उन्होंने बोला है कि एनिमल से 10 गुना वायलेंस होगा उसके सीक्वल में, जिसकी झलक हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी देख ली है। तो अब तुम सिर्फ इमेजिन करो कि वो कितना ब्रूटल जाने वाले हैं। और देखो, डायरेक्टर वांगा उन गिने चुने डायरेक्टर्स में है जिनकी फिल्मों को लोग हीरो की वजह से नहीं बल्कि उनके डायरेक्शन की वजह से देखने जाती है, और स्पिरिट के बाद उनकी गिनती सीधा राजा मौली जैसे बड़े डायरेक्टर में होगी। वैसे टेक्निकली तो अभी भी हो रही है। वहीं पे रणबीर कपूर की रामायण भी आ रही है, जिसके आने के बाद उनकी स्टारडम का इंडिया में कोई भी दूसरा स्टार मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो अब सोचो, पहले तो सीक्वल की है, उसके बाद वांगा की बढ़ती पॉपुलैरिटी, और उसके ऊपर से रणबीर कपूर का अनमैच्ड स्टारडम। जब ये तीनों चीजें वांगा के फिल्मोग्राफी के साथ जुड़ेगी तो क्या बवाल होगा। हालांकि रणबीर ने ये भी कहा था कि इसके 3 पार्ट बनने वाले हैं, और टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने ये कहा है कि इसकी शूटिंग 2027 में स्टार्ट होगी, यानी कि 2028 के लास्ट में या फिर 2029 के स्टार्ट में हमें एनिमल पार्क देखने को मिल सकती है। एंड ट्रस्ट में, ये जब भी आएगी इंडियन सिनेमा को बदल के रख देगी, जैसे कि बाहुबली ने बदला था। हम देखते आ रहे हैं कि नॉर्मली फिल्मों के सीक्वल 1000 करोड़ कमाते हैं, लेकिन कल की वो फिल्म है जिसके पहले ही पार्ट ने 1000 करोड़ कमाए हैं। कल की जैसी फिल्म शायद इंडियन सिनेमा में पहली ही बार बनी थी, हाँ अगर हम गणपत को इसमें ना गिने तो। और मूवी जिस पॉइंट पे खत्म हुई है, इसका पार्ट 2 बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पार्ट 2 में हमें प्रभास एज अ करना का वॉर, कमल हसन एज अ कली से दिखेगा। और अच्छी बात ये भी है कि प्रभास की फिजिक्स काफी ज्यादा बेटर हो गई
गई है, जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। खैर वहीं पे डायरेक्टर अश्विन भी कल्कि में हुई कुछ गलतियों को पार्ट 2 में सुधारेंगे ऐसा बोल चुके हैं। रिपोर्ट आई है कि इसकी शूटिंग 2025 के जून में स्टार्ट होगी और मेकर्स इसे 2027 तक रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। ये फिल्म कितनी बड़ी हो सकती है ये बताने के लिए मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ कि यही वो फिल्म है जो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्वालिटी वाइज भी और बॉक्स ऑफिस पे भी। सच में यार हम सभी लोग रामायण पे एक डीप डाउन जंप करने वाली फ्रेंचाइजी तो डिजर्व करती है। वैसे अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो इस पे एक डिटेल सीरीज ही देखना चाहता हूँ विद टैलेंटेड स्टार कास्ट, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। खास करके आदि पुरुष के बाद तो मेकर्स से ज्यादा ऑडियंस में डर का माहौल है कि कई साला दूसरी बार भी कोई हमारा एपिक एक्सपीरियंस के नाम पे काट ना ले। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और इसी को देखते हुए मेकर्स ने ज्यादातर चीजें रियलिस्टिक रखने का डिसीजन लिया है, यानी कि जहां भी हो सकता है वो वीएफएक्स और सीजीआई की जगह फिल्म सेट्स, स्पेशल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करेंगे। अब देखो ये फिल्म ऐसी है कि इसमें वीएफएक्स का यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि उसका कितना यूज और कहाँ यूज करना है। खैर अगर बजट की बात करें तो ये फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है इंडिया में, क्योंकि इसका बजट 835 करोड़ है। इसकी रिलीज डेट अक्टूबर 2026 है और मेकर्स इसके थ्रू ग्लोबल लेवल पे इंडियन सिनेमा को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। खास करके इसकी कास्ट मेरे को इम्प्रेसिव लगी, जिसमें एक तरफ रणबीर कपूर तो दूसरी तरफ रावण के लिए यश को चुना गया है, सीता साई पल्लवी है और हनुमान जी के लिए सनी देओल, जिनकी एज को ये लोग कैसे हैंडल करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ हनुमान जी के रोल के लिए यंग एक्टर का होना बहुत जरूरी है या फिर मिडिल एज एक्टर। खैर बाकी कास्ट और बजट से तो समझ ही गए होंगे कि डायरेक्टर नितेश तिवारी अपनी ही फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान बना रहे हैं, जो कि फिलहाल इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम करके बैठी है। अगर तुम्हें लगता है कि ये फिल्म इस लिस्ट में क्यों है तो मैं बता दूं कि ये फिल्म तब रिलीज हुई थी जब बॉलीवुड ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे था। लोग पता नहीं कहां से इनकी पर्सनल लाइफ की पुरानी चीजों को ढूंढ के इनकी ले रहे थे, और इतनी बुरी सिचुएशन में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 ने 430 करोड़ कमाए थे। डायरेक्टर आयान मुखर्जी का विजन बहुत बड़ा था, इतनी अमेजिंग स्टोरी, माइंड ब्लोइंग वीएफएक्स और ग्रेट स्टार कास्ट, पर टाइम ने धोखा दे दिया। इसलिए उनके टैलेंट को देखते हुए ही उन्हें वॉर 2 मिली है। और इधर रणबीर कपूर का स्टारडम कैसे बढ़ रहा है ये मैंने तुम्हें थोड़ी ही देर पहले बता दिया है। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी और एपिक 6 अपकमिंग मूवीज जो मैंने चूज की है उनमें से 3 रणबीर की है। ये मुझे अभी स्क्रिप्ट लिखते हुए ही रियलाइज हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने ये लिस्ट एक्टर को नहीं बल्कि डायरेक्टर्स को और उनके विजन को देखकर बनाई है। पर इससे तुम रणबीर कपूर के आने वाले बिग स्टारडम का अंदाजा लगा लो और सोचो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे जाके जब वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 करेंगे तो बॉक्स ऑफिस पे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की हिस्ट्री तो लिखी जाएगी। अब आयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र में जो उन्होंने गलतियां की है उसे अच्छे से समझा है और वो पार्ट 2 में उस पर सुधार करेंगे, ऐसा वो कई इंटरव्यू में बोल चुकी है। लेकिन हाइप और बड़े स्टार से ज्यादा ब्रह्मास्त्र को इस लिस्ट में शामिल करने का रीजन मेरा ये था कि उसकी स्टोरी बहुत यूनिक है। इसे डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने इंडियन हिस्ट्री या फिर माइथोलॉजी जो भी तुम कहना चाहते हो उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई है। इट इज अ वेरी रेयर इन इंडियन सिनेमा। नाउ दिस इज नॉट जस्ट डायरेक्टर एस.एस. राजामौली's ड्रीम प्रोजेक्ट, ऑल्सो माइन। मुझे महाभारत बहुत पसंद है, इतना कि बचपन में जब वो बी.आर. चोपड़ा वाला महाभारत सीरियल टीवी पे आता था ना तो मैं अपने गांव के इकलौते टीवी पे उसे उस टीवी वाले के ताने सुन के भी रोज देखने जाता था। एंड अगेन तुम इसे हिस्ट्री कहते हो या फिर मिथोलॉजी, ये तुम पर है। मैं इन चक्करों में पढ़ने से ज्यादा उसे सेलिब्रेट करने में यकीन रखता हूँ। इसकी पूरी कहानी और हर कैरेक्टर में क्या डेप्थ है यार, ऐसी कहानी तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और सोचो
हमने अभी तक उस पे सिर्फ सीरियल ही बनाई है, लेकिन फॉर्चुनेटली एक बड़े डायरेक्टर ने इसे बनाने का जिम्मा लिया है और डायरेक्टर बड़ा है तो प्रोडक्शन हाउस पैसे लगाने को तैयार हो जाते हैं। अब राजा मौली का विजन इसको लेकर कितना बड़ा है ये उनके एक इंटरव्यू से पता चलता है, जहाँ वो बताती है कि वो इसे कम से कम 10 पार्ट में बनाएंगे और महाभारत के हर वर्जन को पढ़ने में ही कम से कम उन्हें 1 साल लगेगा। यानी कि वो इंडिया के सारे महाभारत वाले वर्जन पढ़ेंगे और उसमें से उनकी स्क्रिप्ट को लेकर जो नीड है उसके हिसाब से चीजें पिक करेंगे। यही नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उनकी हर फिल्म उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ उनकी एक पहल है। यानी वो हर फिल्म में कुछ ऐसा सीख रहे हैं, कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं जो उन्हें महाभारत को बेटर बनाने में आगे जाके हेल्प करेगा। और मैं इमेजिन करके ही खुश हूँ कि वो महाभारत को किस वे में प्रेजेंट करेंगे और वो क्या एक्सपीरियंस होगा। वैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि जो कैरेक्टर्स वो उनके महाभारत में दिखाएंगे वो किसी ने पहले देखे या फिर पढ़े नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत को अपने वे में प्रेजेंट करूंगा, नहीं वो ओम राउत की तरह क्रिएटिव लिबर्टी लेने की बात नहीं कर रहे थे। महाभारत विल बी सेम बट द कैरेक्टर्स विल बी एनहांस एंड द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द कैरेक्टर्स विल बी एडेड। मतलब समझ रहे हो, वो ओरिजिनल महाभारत पे उनकी स्टाइल में अपनी फ्रेंचाइजी को बनाएंगे और देखना जब भी ये होगा तब राजा मौली का नाम इंडियन सिनेमा में अमर हो जाएगा। ड्रीम हो तो साला ऐसा हो, वरना हमें देखो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का ड्रीम है, हमसे तो साला वही पूरा नहीं हो रहा है। वैसे क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम सक्सेसफुल करने के लिए?